नमस्कार बच्चों। एक प्रॉब्लम मेरे पास मेल पे दो अलग अलग स्टूडेंट्स की दो प्रॉब्लम्स आई थी, तो मैंने सोचा इसको डिस्कस करना उचित रहेगा। और मैंने कल इसी फिजिक्स पर ही बनाया था एक सिंगल प्रॉब्लम सॉल्यूशन जेईई एडवांस को लेके बनाया था। और जब मैंने शाम को मेल खोला तो दो प्रॉब्लम्स पड़ी हुई थी और दो बच्चे थे राजस्थान अलवर के, प्रखर और निशांक नाम था, और दोनों की दो अलग अलग प्रॉब्लम्स थी। तो दोनों की दो अलग अलग प्रॉब्लम्स जो हैं वो मैंने डिस्कस की हैं इस एक ही वीडियो में। थोड़ा सा स्पेस का कांस्टेंट रहता है, टाइम का भी कांस्टेंट रहता है, इसीलिए मैंने दोनों प्रॉब्लम्स को सोचा। अच्छी प्रॉब्लम्स थी और मुझे लगा एक जेईई एस्पायरेंट के लिए ये प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना जरूरी है। ठीक है, अच्छा उनको भी एक स्कोप मिलेगा, एक वाइड मिलेगा, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसमें उनको और चीज इलेबोरेटली समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। तो बेसिकली प्रॉब्लम्स दो थी। तो एक प्रॉब्लम जो है वो ये है, दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम एंड दिस इज द सेकंड प्रॉब्लम। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम और सेकंड प्रॉब्लम में कॉन्सेप्ट में जमीन आसमान का अंतर है। पहला प्रॉब्लम एक मैंने स्नैपशॉट ड्रॉ किया है। स्नैपशॉट का मतलब ये सिंपल एक बताएगा कि ओवरव्यू देगा, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं नोट किया है। ठीक है, तो पहला वाला जो पार्ट है उसमें सिंपल सा क्या है, एक कैपिलरी है, ये कैपिलरी है, ये इसमें कुछ लिक्विड भरा हुआ है, दिस इज अ कैपिलरी। ठीक है, और ये लिक्विड भरा हुआ है, कोई लिक्विड को जनरली हमने क्या कंसीडर किया, वाटर कंसीडर किया है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर। कुछ ये जो प्रॉब्लम है जेईई मेंस का है, तो सॉरी जेईई एडवांस का है। तो जो है थोड़ा सा उन्होंने सिंपल चीज को थोड़ा कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश की है। हालांकि कॉन्सेप्ट वाइज देखें तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स ऑटोमेटिकली अपने डिसॉल्व हो जाएगा, इतनी कॉम्प्लेक्स वाली बात है भी नहीं। बस उन्होंने क्या किया, प्रोग्राम को पूछने का तरीका बदल दिया है। उन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा ये कैपिलरी है, इसका डिस्टेंस इनर डायमीटर डी है। ठीक है, इनर डायमीटर ऑफ द ट्यूब जो है वो आपका डी दिया हुआ है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर रो के नाम से इन्होंने सिग्निफाई किया है। कहा है कि जो ये जो आपका कैपिलरी है ये खिसक रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से किसी पॉइंट P1 1 और 2 पर प्रेशर्स P1 और P2 ये इन्होंने दे रखे हैं। ठीक है, तो किसी पॉइंट 1 और 2 पे प्रेशर्स P1 P2 दे रखे हैं। ऑब्वियसली बात यहाँ देख सकते हैं, जो आपका फर्स्ट पॉइंट है वो नीचे है, सेकेंड पॉइंट ऊपर है। तो हम जानते हैं लिक्विड के केस में जैसे जैसे आपका डेप्थ होती है, जैसे जैसे डेप्थ गहराई की तरफ जाएंगे प्रेशर क्या करेगा, बढ़ेगा। क्योंकि लिक्विड के केस में क्या होता है, अपर जो मास ऑफ लिक्विड होता है वो लोअर मास ऑफ लिक्विड पर प्रेशर एक्सर्ट करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है, जिससे कि नीचे वाले जो मॉलिक्यूल्स पर प्रेशर ज्यादा पड़ता है कंपैरेटिवली अपर मॉलिक्यूल्स लिक्विड के। ठीक है, तो हम अगर एक पॉइंट को हमने रिवाइज करें तो प्रीवियस पॉइंट क्या था कि बाय रेजिंग द डेप्थ, जैसे जैसे हम डेप्थ की तरफ बढ़ेंगे ऑन इंक्रीजिंग ऑफ द डेप्थ ऑफ द लिक्विड द प्रेशर इंक्रीजेस, प्रेशर बढ़ेगा। यहां पर भी यही हो रहा है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि P1 वुड बी ग्रेटर देन P2। P1 जो होगा वो P2 से बड़ा होगा। ठीक है, P1 P2 से बड़ा होगा। P1 जो है उसकी जो है डेप्थ ज्यादा है 2 पॉइंट से। 2 जो है थोड़ा सा उछला वाला पॉइंट है और 1 जो है थोड़ा सा गिरा वाला पॉइंट है। ठीक है, तो ठीक है, ये तो इसमें एक इक्वेशन अगर आप बना लेंगे, ओनली वन इक्वेशन बना लेंगे तो काम बन जाएगा हमारा। पहली इक्वेशन में एक ही इक्वेशन से सारा काम बन जाएंगे। इन्होंने कहा रखा है कि हमने एक क्वांटिटी बीटा दी है, ये कोई सो कॉल्ड क्वांटिटी है, ये कोई कहा है कि ये क्वांटिटी बीटा है, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। बीटा की कुछ वैल्यू दे रखी है, दिस इज अ वैल्यू ऑफ बीटा। ठीक है, इस बीटा की इस वैल्यू के हिसाब से बताना है, ये वैल्यू गिवन है, लेट बीटा दिस, जिसमें कि रो डेंसिटी है, जी आप जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, रो डेंसिटी, रो जो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, और डी क्या है, डायमीटर है, या कह सकते हैं कैपिलरी का डायमीटर है। इन्होंने ये एंटिटी बना दी। अब इन्होंने कहा है कि स्टेट द रिलेशन बिटवीन ए एंड जी व्हेन बीटा इज इक्वल टू 0। जब इस एंटिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी, जब इस एंटिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी, तब ए और जी में मतलब एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से कैपिलरी गिर रही है, और ग्रेविटी, इनमें रिलेशन क्या रह जाएगा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया है और सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। तो इसको जहां तक मैं इसको समझ पाया इस प्रॉब्लम को, तो अगर प्रिलिमिनरी टर्म्स से देखा जाए तो 1 की, चूंकि 1 जो है वो नीचे है, 2 पॉइंट ऊपर है, तो ऑब्वियस बात है P1 जो है P2 से बड़ा होना चाहिए। तो हमने ये इक्वेशन, मैंने एक फॉर्मुलेट की इक्वेशन, बहुत सिंपल इक्वेशन फॉर्मुलेट की है, इसमें कोई बहुत बड़ा जुगाड़ नहीं है। हमने लिखा है कि P1 इज इक्वल्स टू, चूंकि P1 बड़ा है
ठीक है, क्योंकि नीचे है, अपर के मॉलिक्यूल से प्रेशर डाल रहे हैं, तो P1 इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी एच। ठीक है, तो ये रो जी एच कौन सा है, तो इसमें आप ध्यान दीजिए, अगर हम इस कैपिलरी की बात करें तो इस कैपिलरी के हिसाब से एक्सेलरेशन दो पार्ट में है, एक ये है और एक ये है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो एक 45 डिग्री एंगल पे लग रहा है। सिर्फ एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा हॉरिजॉन्टल, एक होगा वर्टिकल। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट को तो ले लेते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को नहीं लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखिएगा, यही चीज इंपॉर्टेंट है कि रो जी माइनस ए साइन 45 इंटू जी, ये आपका नेट एक्सेलरेशन कब का है, क्योंकि ए साइन 45 कौन सा है, नीचे की तरफ वर्क कर रहा है, जी भी क्या होगा, नीचे की तरफ ही वर्क करेगा। तो ये क्या होगा, रिलेटिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, दैट इज द रिलेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों ही, जी भी नीचे वर्क कर रहा है, ए का 45 साइन साइनसोइडल कंपोनेंट भी नीचे वर्क कर रहा है, इसीलिए रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, जिन पता है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से जब दो चीजें समानांतर एक ही डायरेक्शन में होती हैं तो माइनस होती है, आपस में सब्सट्रैक्ट की जाती है रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालने के लिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे सब्सट्रैक्ट किया है। लेकिन साथ ही साथ में उसके बाद ये तो, क्योंकि P1 छोटा है, P1 बड़ा होगा, P2 छोटा होगा, लेकिन इसमें एक कंपोनेंट इसके सब्सट्रैक्शन में भी आएगा, इस P2 के, वो कौन सा कंपोनेंट होगा, A cos 45। यहाँ पे जनरली आदमी इस A cos 45 को ही ध्यान में नहीं रखता है, ये सोचता है A cos 45 का मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या इफेक्ट डालेगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी इफेक्ट डालेगा, जो लिक्विड चूंकि नीचे गिर रहा है, तो एक तरीके का एक्सेलरेशन जो होगा वो इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी लगेगा, और ये एक्सेलरेशन जो होगा ये क्या करेगा, इसकी जो आपका प्रेशर को मिनिमाइज करेगा, P1 को कम करेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, P1 को कम करेगा। P1 का प्रेशर चूंकि नीचे, P1 पॉइंट नीचे है 1 पॉइंट, इसीलिए क्या होगा, P1 ज्यादा होगा P2 से। देखिए ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई हो गया, इसीलिए हमने P1 P2 प्लस किया है। इक्वेट आने के लिए P2 में कुछ जोड़ना पड़ेगा, तब P1 के बराबर आए। क्या जोड़ना पड़ेगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन तो हमने जोड़ लिया, रिलेटिव एक्सेलरेशन जोड़ने के साथ साथ हमें इसमें से जुड़ तो जाएगा, लेकिन डिडक्शन क्या चीज होगी, डिडक्शन होगी जो A cos 45 कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसको भी इनकाउंटर करेंगे हम, ये बात ध्यान रखिएगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कैसे इनकाउंटर करेंगे, A cos 45 रो A cos 45 इंटू D, क्योंकि P का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ P इक्वल्स टू रो जी एच। ठीक है, या रो ए एच कह सकते हैं, जो भी एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन आएगा, या हम कह सकते हैं इस फॉर्मूले को थोड़ा चेंज कर दें, रो ए नेट इंटू एच। ठीक है, P इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हमने यही चीज की है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात गैदर करने की, बस यही बहुत टिपिकल चीज नहीं है, बस सिंपल सी चीज यही है कि यहाँ पे आपको नेट एक्सेलरेशन दोनों के केस में आपको पता होना चाहिए। अगर ये इक्वेशन आपकी बन गई तो आप देन नो प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन। तो इस इक्वेशन को बनाने में जो ये पार्ट है, जो निगेशन में आया है P2 को कम करने के लिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंसान यहां तक तो स्टूडेंट पहुंच जाएगा, ये वाला पार्ट नहीं पहुंच पाएगा। तो ये वाला पार्ट जो रो A cos 45 इंटू डी को माइनस करना है P2 से, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो P1 इसको क्यों लगा है, क्योंकि P1 बड़ा होगा P2 से, क्योंकि P1 की डेप्थ ज्यादा है P2 से। ठीक है, P1 इसीलिए P1 इसको P2 में जुड़ेगा, क्या, इसको बराबर करने के लिए रिलेटिव रो जी एच रिलेटिव प्रेशर जुड़ेगा रिलेटिव एक्सेलरेशन के साथ, लेकिन इसको कम कौन करेगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कम करेगा, इसलिए रो A cos 45 को हमने निगेशन में लगाया, जबकि इसको हमने पॉजिटिव में लगाया है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाएगी तो ऑटोमेटिकली आप यहां तक पहुंच जाएंगे, ये यहां तक रिड्यूस कर लेंगे, और जब बीटा को 0 करेंगे तो A इक्वल्स टू G बाई √2 की तरफ आप आराम से पहुंच जाएंगे। ये इक्वल्स टू ये जो ये क्वेश्चन बन जाएगी, ये आपको बस सिर्फ ये इक्वेशन आपको बनानी है। अगर ये इक्वेशन बन गई तो उसके बाद सब आपको बीटा ऑटोमेटिकली आप बीटा के टर्म्स को अलग कर लीजिए, जो कि मैंने यहाँ किया, P1 बाई माइनस P2 बाई रो जी डी, यही बीटा है आपका, और इस क्वांटिटी को 0 करेंगे तो इस इक्वेशन से G इक्वल्स टू G बाई √2 आ जाएगा, जो कि आपका A इक्वल्स टू G बाई √2, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो ये मैंने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है। मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई मैंने जो सॉल्यूशन किया है इसमें कोई गलती है, लेकिन फिर भी आप लोग भी एक बार चेक कर लीजिएगा। ये इसका सॉल्यूशन जो ऑप्शंस में था, ये सॉल्यूशन एकदम राइट है। ठीक है, इस तरह से डिड्यूस करेंगे, क्योंकि बस सारा का सारा मैटर इस इक्वेशन को बनाने का है। बस ये इसको ऐड करना है और इसको सब्सट्रैक्ट करना है। किस कंपोनेंट को ऐड करना है, रिलेटिव एक्सेलरेशन को ऐड करना है, और जो हॉरिजॉन्टली जो आपका कंपोनेंट आ रहा है एक्सेलरेशन का, उसको सब्सट्रैक्ट करना है, वो भी इनकाउंटर होगा। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये एक चीज हो गई। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था टेस्ट ट्यूब का। एक बहुत सिंपल सा चीज ले ली, उन्होंने कहा है क्वेश्चन में कि एक बॉटल है जो किसी वाटर या लिक्विड से भरी हुई है। ठीक है,
तो सपोज दिस इज ये वाटर लिक्विड से ये वेसल जो है वो भरी हुई है। इस वेसल में उल्टा टेस्ट ट्यूब कैपिलरी, ये ऊपर से होल टाइट है, टाइट होल्ड किया गया है, ऊपर से इसको टेस्ट ट्यूब को ऊपर से क्लोज कर दिया गया है, ढक दिया गया है। तो उसमें ढकने के समय उसमें कुछ एयर फंस गई है, ट्रैप हो गई है, ठीक है, एयर उसमें ट्रैप हो गई है, ट्रैप्ड एयर इनसाइड द टेस्ट ट्यूब, ये एयर ट्रैप्ड है। क्वेश्चन क्या है, इनिशियली बॉटल इज सील्ड एट प्रेशर P0 पास्कल। तो इस पर जो है बॉटल को सील कर दिया गया है, ये आपका इनिशियल कंडीशन है। इनिशियल जो प्रेशर है बॉटल के अंदर P0 जो है वो 10.5 पास्कल है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ द ट्रैप्ड एयर दिया है 3.33 क्यूबिक सेंटीमीटर सीसी, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर भी गिवन है। उसके बाद कहा गया है बोतल को स्क्वीज किया गया, स्क्वीज में बोतल को निचोड़ दिया गया, बोतल को स्क्वीज कर देंगे हम। जैसे बोतल को स्क्वीज करेंगे तो क्या करेगा, आउटसाइड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया है, कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर रखने से हमारा ये टर्मिनोलॉजी रखने से फायदा क्या रहा, अगर हम बॉयल्स लॉ की बात करें तो पीवी क्या होता है, एनआरटी होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, बाकी सब कांस्टेंट है, तो पीवी को हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इसका यूज आगे बहुत आएगा। तो पीवी जब चूंकि कांस्टेंट हो जाएगा तो इसीलिए कांस्टेंट टेम्परेचर रखा गया, जिससे कि हमारा ये इक्वेशन कहीं आगे चल के बन सके। प्रेशर रेजेस, इनसे हम बोतल को स्क्वीज करेंगे तो प्रेशर कितना बढ़ गया, P0 प्लस डेल्टा पी। डेल्टा पी हमें नहीं पता है अभी, तो P0 प्लस डेल्टा पी प्रेशर बढ़ गया हमारा, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया, जब ऑब्वियसली बात है अब कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर हम बॉटल को स्क्वीज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात प्रेशर जब बढ़ेगा तो इसी, अब यहाँ जो कांस्टेंट टेम्परेचर है P क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम अपने आप घटेगा, और इसीलिए कहा गया है वॉल्यूम डिक्रीज्ड बाय V0 माइनस डेल्टा V, ठीक है। तो ये तो सब्सिक्वेंट फेनोमेना है, जब बॉटल को स्क्वीज कर रहे हैं टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर जब बढ़ेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, क्योंकि बॉयल्स लॉ गवर्न कर रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है P बढ़ के P प्लस डेल्टा P हो गया, V घट के V0 माइनस डेल्टा V हो गया। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, डेल्टा V की इक्वेशन दी हुई है, डेल्टा V इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, डेल्टा V इज इक्वल टू XCC, डेल्टा P इज इक्वल टू Y इंटू 10⁻³ पास्कल। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सेकंड डेल्टा P में, इसमें x और y को फाइंड करना है। हमारा जो टास्क है कि x और y को फाइंड करना है, ये इन दोनों का फॉर्मेट ये दिया है। P का V का फॉर्मेट में कोई अंतर नहीं है, जो x आएगा डायरेक्ट x रख देना है, लेकिन जब y की वैल्यू निकालने में हमें डेल्टा P को मैनिपुलेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, ऑब्वियस बात है जब हम बोतल को स्क्वीज करेंगे, ठीक है, तो ये जब बोतल को स्क्वीज करेंगे तो ये जो आपका ट्यूब है ये डूबने लग जाएगी इसमें। ये क्या करेगी, जैसे ही हम इस बोतल को स्क्वीज करेंगे ये आपका टेस्ट ट्यूब डूबने लग जाएगी, सिंक करने लग जाएगी। तो ये सिंक कब करेगी, जब ये स्क्वीज प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये सिंक कब करेगी, जब थ्रस्ट ऑफ द ऐसा कह सकते हैं बॉयंट फोर्स, बायोंसी फोर्स ऑफ द ट्यूब प्लस एयर, बायोंसी फोर्स ऑफ द ट्यूब प्लस एयर इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ट्यूब होगा। ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये तभी डूबेगी, सिंकिंग तभी होगी कि जब बॉयंट फोर्स या बायोंसी फोर्स किसका, ट्यूब और एयर सिस्टम का, इस पूरे सिस्टम बायोंसी फोर्स उस ट्यूब के वेट के बराबर हो जाएगा। ये ट्यूब जो उल्टी लटकी है, उल्टी जिसमें इसमें एयर ट्रैप्ड है, इस ट्यूब के वेट के जब बराबर होगा तभी जो है ये ट्यूब, ये आपका प्रेशर बढ़ने के साथ ये जो आपका ट्यूब डूबेगी, सिंक करने लग जाएगी। अब x और y निकालना है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को टिपिकल क्वेश्चन है नहीं, टिपिकल क्वेश्चन को बनाया गया है इसकी लैंग्वेज के थ्रू। पहला स्टेप क्या करेंगे, हम इसी को लेके चलेंगे कि बायोंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द ट्यूब, द ट्यूब विल सिंक, लिखा हुआ है द ट्यूब, इसमें मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर देता हूं तो आपको थोड़ा दिखेगा भी, ठीक है। तो ट्यूब विल सिंक, ट्यूब कब सिंक करेगी, द ट्यूब विल सिंक ओनली इफ द बायोंट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ट्यूब। बायोंट फोर्स किसका, ट्यूब और एयर सिस्टम, क्योंकि पूरा जब आप स्क्वीज करेंगे तो उसके साथ साथ इसमें ट्यूब है और एयर सिस्टम दोनों, इसमें जो ट्रैप्ड एयर है ये भी अपना वर्क करेगी, ठीक है। तो ट्यूब प्लस एयर सिस्टम का बायोंट फोर्स इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ द ट्यूब के, ये ट्यूब के वेट के बराबर हो जाएगा, तब ये सिंक कर जाएगी। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बस अब सब क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। हमने क्या किया, बस इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि हमारे पास क्या है, हमने मान के चला वॉल्यूम ऑफ एयर एट द सिंकिंग कंडीशन, हमने वी एयर लेट एज्यूम कर लिया रखा है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एयर एट द टाइम ऑफ सिंकिंग वी एयर हमने एज्यूम किया है। तरीका इसी को लेकर चलते हैं। बायोंट फोर्स क्या होगा, हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू mg, यहाँ पे लेके चले आए हैं, F इज इक्वल टू mg जानते हैं। अब यहाँ इसका F और ये mg दोनों अलग अलग पैरामीटर्स को लेके चलेंगे। क्यों, फोर्स क्या होता है, मास इनटू, यहाँ पे हम क्या करेंगे,
इस फोर्स में जो बायंसी फोर्स लगा रहे हैं, बायंसी फोर्स में क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कौन सा एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन आपका होगा ग्रेविटी का एक्सेलरेशन, तो वो जी हमने इनकाउंटर किया है। लेकिन मास कैलकुलेशन में मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ट्यूब और एयर सिस्टम का है, क्योंकि यहाँ पे ट्यूब और एयर सिस्टम दोनों है, ठीक है, ट्यूब और एयर सिस्टम इसलिए वॉल्यूम ट्यूब और एयर का दोनों लिया गया है। डेंसिटी ऑफ द एयर ली गई है जो कि 1 होती है, हमने डेल्टा से उसको नोट किया, डेंसिटी ऑफ एयर दैट इज डिफाइंड 1 कर दिया गया है, इज इक्वल्स टू मास ऑफ ट्यूब जो कि 5 ग्राम दिया है इनटू जी एक्सेशन, तो कि सारा काम ग्रेविटी ही कर रही है यहाँ पर, ठीक है। अब बस कुछ खास नहीं किया है, 1 यहाँ पे ले आए हैं जो कि दैट इज द डेंसिटी ऑफ एयर, देन मास ऑफ द, अब यहाँ देखिए वॉल्यूम ऑफ ट्यूब कैलकुलेट करने के लिए हमने वॉल्यूम को फिर तोड़ दिया है, किसमें, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी ऑफ द ट्यूब, ठीक है, क्योंकि हमें वॉल्यूम ऑफ ट्यूब कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कोई और रास्ता था नहीं। मास ऑफ ट्यूब बाय डेंसिटी ऑफ द ट्यूब, तो मास ऑफ द ट्यूब हमें पता ही है कितना है, 5 ग्राम है, दिया है हमें, ठीक है। डेंसिटी ऑफ ट्यूब 2.5 ग्राम पर सीसी दी हुई है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ द ट्यूब यहाँ पे लिखा नहीं है, डेंसिटी ऑफ द ट्यूब ये 2.5 गिवन है, ठीक है, दैट इज द गिवन। डेंसिटी ऑफ द ट्यूब जो है वो 2.5 ग्राम पर सीसी गिवन है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे यूज किया। वी एयर को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, जब वी एयर को छोड़ेंगे तो हम वी एयर निकालेंगे, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है, इसी मैथमेटिकल फॉर्मूले से। वी एयर को छोड़ देंगे इक्वल टू 5 जी और जी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये वाला जी और ये वाला जी कैंसिल हो जाएगा। तो जब करेंगे तो डेल्टा जो हमारा वी एयर आ जाएगी वो आएगी 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब जब वो सिंकिंग कंडीशन में डूब रहा था तब उसकी वॉल्यूम ऑफ एयर कितना, 3 सेंटीमीटर क्यूब तक रिड्यूस हो चुकी थी। पहले कितनी थी, 3.33 सीसी थी। जब वो सिंकिंग कंडीशन में आ गया तो क्या हुआ, 3 सेंटीमीटर क्यूब तक रिड्यूस हो गई। जब रिड्यूस हो गई तो कितना रिड्यूस हुई, तो 3.33 माइनस 3 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि चेंज कितना आया, 0.3 सेंटीमीटर क्यूब का चेंज। तो यही आपको फाइंड करना था, डेल्टा भी 0.3 सेंटीमीटर क्यूब। तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। दूसरा बात क्या है, डेल्टा पी की वैल्यू फाइंड करना। अब देखिए यहाँ पे फिर हम इसी पे आते हैं, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा। हमने यहाँ वही चीज लगा दी है, सिंस टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो इनिशियली क्या थी हमारे पास, पी नॉट, इनिशियल प्रेशर था हमारे पास, पी नॉट था, पी नॉट इंटू 3 पॉइंट, उससे वॉल्यूम ऑफ ट्रैप्ड एयर कितना था, 3.33 सीसी था। तो 3.33 सीसी इज इक्वल्स टू फाइनल प्रेशर कितना होगा इनटू हमारे पास फाइनल वॉल्यूम कितना आया, ये आया एयर का 3 सेंटीमीटर एट सिंकिंग टाइम। हम कह सकते हैं एट सिंकिंग, सिंक करने के समय 3 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम था, ठीक है। तो पीएफ इंटू 3, जो सिंकिंग टाइम पे जो वी एयर निकल के आया, दैट इज द वी एयर जो निकल के आया एट द सिंकिंग टाइम। सिंकिंग टाइम पे वी एयर ये निकल के आया, ठीक है। तो पीएफ निकाल लेंगे तो 1.1 पी नॉट आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 1.1 पी नॉट है लेकिन ये आंसर नहीं है, 1.1 पी नॉट है लेकिन ये आंसर नहीं है। हमें किस फॉर्मेट में लाना है, इस फॉर्मेट में लाना है। पी नॉट की वैल्यू कितनी है, रख देंगे। पी नॉट की वैल्यू हमारी क्या थी, ये थी 10⁵ पास्कल, रख दिया हमने, ठीक है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमने क्या 1.1 पी नॉट को थोड़ा तोड़ दिया, पी नॉट प्लस 0.1 पी नॉट, ठीक है। और पी नॉट को अलग कर लिया, और 0.1 पी नॉट की वैल्यू क्या है, 0.1 इंटू पी नॉट की वैल्यू क्या है, 10⁵ पास्कल। तो हमने क्या किया, 0.1 इंटू 10⁵ पास्कल पी नॉट की वैल्यू रख दी, ठीक है। पी नॉट की वैल्यू रख दी तो यहाँ 10⁴ पास्कल निकल आया डेल्टा पी, ठीक है। डेल्टा पी 10⁴ पास्कल निकला, लेकिन अभी भी आंसर नहीं है, हमें इस फॉर्मेट में लाना है 10⁻³ में। तो क्या होगा, इसको हम क्या कर सकते हैं कि डेल्टा पी जो निकल के आया है वो ये y 10⁻³ पास्कल बता रहे हैं। तो 10⁻⁴ को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं भाई। इसीलिए अब y क्या हो जाएगा, y हमारा 10 हो जाएगा, y वुड बी 10, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, यही चीज इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मेट में नहीं, क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था। सिंक कब करेगा, जब बायोलेंसी फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द ट्यूब हो जाएगा, उस समय ट्रैप्ड एयर का वॉल्यूम हम निकाल लेंगे। उस ट्रैप्ड एयर के वॉल्यूम जो जितना घट के वॉल्यूम है, घटेगा क्यों, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है, स्क्वीजिंग हो रही है, यहां से हम इसको स्क्वीज कर रहे हैं, यहाँ फोर्स लगा के इसको क्या कर रहे हैं, स्क्वीज कर रहे हैं। और जब स्क्वीज कर रहे हैं अब तो प्रेशर ऑब्वियसली बात है जब बढ़ेगा, चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है इसलिए वॉल्यूम घटेगा। तो एयर का वॉल्यूम जो है स्क्वीज करने के समय कितना आ गया था, हमने वी एयर लेट माना था, और वी एयर कितना निकाला था, 3 सेंटीमीटर क्यूब निकाल लिया था इस इक्वेशन से। 3 सेंटीमीटर क्यूब निकालने के बाद कितना, पहले 3.3 था, फिर बाद में 3 तक आ गया, कितना घटा, 0.3 घटा।
तो हमारा इससे डेल्टा वी निकल आया। डेल्टा पी निकालने के लिए वापस हमने बॉयस लॉ का यूज किया, टेम्परेचर कांस्टेंट में पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट आता है, तो हमें बॉयस लॉ का यूज करके डेल्टा पी निकाल लिया कि प्रेशर बढ़ा है तो पी प्लस डेल्टा पी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ जितना भी यहाँ पे टास्क है वो एक्चुअल में सिर्फ जो इनकी थ्योरी दी है, तो थ्योरी आपकी फंसाने वाली है। कॉन्सेप्ट में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको बहुत एक्स्ट्रा हमने कोई चीज बताई। जैसे इस क्वेश्चन में आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन में जो एक्सेलरेशन का जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है उसको भी काउंट करना है और आपको वर्टिकल रिलेटिव एक्सेलरेशन भी काउंट करना है। और इस वाले केस में बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या करना है, इसकी फॉर्मेटिंग पे ध्यान देना है, एक्स और वाई किस फॉर्मेट में दिए हैं। बाकी कॉन्सेप्ट सिंकिंग का आपको जनरली सभी को पता होगा। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ के केस में जो आपका जेई एडवांस के केस में जितने भी सॉल्यूशंस, जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं उनमें बस टोपोलॉजी उनके लिखने की होती है, कॉन्सेप्ट वही पुराने होते हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट पे सॉल्व बने होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कुछ ऐसा नया चीज नहीं पूछ लेते हैं। जैसे यहाँ पे 99% का बच्चा जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन काउंटर पार्ट नहीं करता था, लेकिन यहाँ करना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों सॉल्यूशंस मैंने जो है वो इवेलुएट किए हैं, मैंने इसको पढ़ के इनके सॉल्यूशंस निकाले, इन दोनों क्वेश्चंस के, बच्चों को डिलीवर किया है। मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूं और हमारे इस प्रयास को प्लीज आप लोग इनकाउंटर करिए और हमें सपोर्ट करिए, इसके लिए सब्सक्राइब करिए। और बहुत मेहनत लगती है हर चीज, इस एक एक प्रॉब्लम जो बच्चा पूछता है, मेरे पास मेल में बहुत सारे प्रॉब्लम्स पड़े रहते हैं और जिनका टाइम मुझे लगता है कि ये सही समय है बताने का, उससे बिल्कुल बताता हूं मैं। जो बच्चे अर्जेंटली डालते हैं कि सर मुझे बहुत जरूरत है, अभी तुरंत चाहिए, तो उनको मैं तुरंत भी डिलीवर करता हूं। लेकिन इस मेहनत का प्लीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए, तो सब्सक्राइब करिए, हम लोग को सपोर्ट करिए। सारी चीजें फ्री हैं, कुछ में कुछ हम कोई चार्ज भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।